हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको जो है डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने जो है डिटेल में समझ लिया था सिंबल्स हैं, जो चिन्ह हैं, उन्हें आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनके चिन्ह आप किस तरीके से बनाएंगे, ये आपने यहाँ पे डिस्कस किया था। इसके साथ साथ हमने ये जाना था कि बैटरी क्या होती है, बेसिकली बैटरी के कॉन्सेप्ट को जाना था और किस तरीके से जो है सेलों के संयोजन से बैटरी बनती है, ये भी हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद बैटरी होल्डर क्या होता है ये देखा था। ठीक है, विद्युत परिपथ को आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे ये भी जाना था। इसके बाद हमने जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को जाना था। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, ठीक है, ये हमने देखा था। रूम हीटर क्या होते हैं ये जाना था। ठीक है, किस तरीके से ये कार्य करते हैं ये भी हमने देखा। इसके साथ साथ हमने ये जाना था कि विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है उसका उपयोग फ्यूज में किस तरीके से किया जाता है। किस तरीके से जब फ्यूज का निर्माण किया जाता है तो एक विशेष प्रकार के मेटल का उपयोग किया जाता है, मेटल की तार का उपयोग किया जाता है, जो अधिक धारा के कारण पिघल जाती है और सर्किट तोड़कर सर्किट को जो है बचाती है। ठीक है, ये हमने जान लिए थे। ठीक है, एमसीबी के बारे में जान लिया था। फिर हमने पढ़ा था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हमने ये देखा था कि किस तरीके से कि जो आपका चुंबक होता है, ठीक है, चुंबक के जैसा आपका जो है तार जो है व्यवहार करता है जब हम उससे धारा को प्रवाहित करते हैं, ये भी देखा था। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि आप किस तरीके से विद्युत चुंबक बना सकते हैं। विद्युत घंटी के कॉन्सेप्ट को जाना था। कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रश्न है, फिगर शोज 4 सेल्स फिक्स्ड ऑन अ बोर्ड। यहाँ पे आपके पास एक फिगर है, उसमें क्या है, 4 सेल है, उनको बोर्ड में लगाया गया है। ड्रॉ लाइन्स टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट देयर टर्मिनल्स विद वायर टू मेक अ बैटरी ऑफ 4 सेल। यहाँ पे आपको ये बताना है कि आप तार के माध्यम से इन चारों सेलों को किस तरीके से संयोजित करेंगे ताकि ये जो है एक 4 सेल की बैटरी का कार्य करे। चित्र में 4 सेल दिखाए गए हैं। देखिए, रेखाएं खींचकर यहाँ निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनल को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे तार के माध्यम से आपको बैटरी को संयोजित करना है। हमने जब बैटरी के कॉन्सेप्ट को जाना था तो हमने ये देखा था कि जो बैटरी होती है वो बेसिकली 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन से बनती है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास 2 सेल है, उसको इस तरीके से संयोजित किया जाता है कि पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, धन टर्मिनल से जुड़ा होता है। ठीक है, या अगर हम 2 से ज्यादा सेलों की बात करें तो एक सेल आपका ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल ये है। ठीक है, इस तरीके से संयोजित किया जाता है, यानी पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है या पहले सेल का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, आपके जो ऑपोजिट टर्मिनल्स है, विपरीत टर्मिनल है, उनको आपस में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे आपके पास ये सेल है, इनको आपको तारों के माध्यम से संयोजित करना है। तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल की बात करें तो ये सारे आपके नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इन्हें संयोजित करना है, इन्हें आपस में जोड़ना है। किस तरीके से जोड़ेंगे ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम क्या करेंगे, दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे।
दूसरे के नेगेटिव को तीसरे के पॉजिटिव से, तीसरे के नेगेटिव को चौथे के पॉजिटिव से। यानी आपको सेलों को इस तरीके से संयोजित करना है ताकि बैटरी का निर्माण हो। तो बैटरी के निर्माण के लिए क्या करना होता है? बैटरी के निर्माण के लिए सेलों को आपस में कुछ इस तरीके से संयोजित करा जाता है जहां पर पहले सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, ये आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर डज नॉट ग्लो। आपको एक सर्किट दिया गया है, इसमें क्या हुआ, इसमें जो बल्ब दिया गया है वो ग्लो नहीं हुआ, वो दीप्त नहीं हुआ है। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम? क्या आप यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यहाँ पे कौन सी जो प्रॉब्लम है जिसके कारण बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, ये आपको बताना है। मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। आपको इसमें प्रॉपर चेंजेस करने हैं ताकि आपका जो बल्ब है वो दीप्त हो जाए। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? ठीक है, परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए। अब यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये आपका क्या है, बल्ब, ये है स्विच और ये हम पे बैटरी बनाई गई। अब स्विच ठीक है, स्विच ऑन है, बल्ब भी आपका प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ दिखाई दे रही? आपकी जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, वो हमें यहाँ पे सेलों पे दिखाई दे रही। सेल में आप देख सकते हैं दोनों के धन टर्मिनल को आपस में जोड़ा गया है। अब जब हम सेल के संयोजन की बात कर रहे थे, संयोजित करके बैटरी बनाने की बात कर रहे थे, तो हमने क्या कहा था कि जो विपरीत टर्मिनल है उनको आपस में जोड़ना चाहिए, तभी आपका सेल बैटरी की तरह कार्य करता है। यहाँ पे जो आपके दो टर्मिनल है वो कैसे है? सेम टर्मिनल है जिन्हें आपस में जोड़ा गया है, दोनों धन टर्मिनल है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल है उनको आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से संयोजन करके आपका जो ये सेल है वो बैटरी की तरह कार्य नहीं करे। यहाँ पे आपके जो बैटरी है, बैटरी का जो है नेगेटिव टर्मिनल या जो सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना चाहिए, तभी ये कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दीप्त इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके जो दोनों सेल हैं उन्हें ठीक तरीके से जोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो उसको आप इस तरीके से यहाँ पे जोड़े। ठीक है, यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, तो ये आपका आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि बैटरी को ठीक तरीके से, या बैटरी में जो सेल है उन्हें प्रॉपरली जोड़ा गया है। पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे जोड़ा गया है, तो ये आपका संयोजन है। ठीक है, आप इसको नोट करें। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। यानी आपको बताना है कि विद्युत धारा के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं उनमें से कोई भी दो प्रभाव आपको बताने हैं। अगर हम बात करें विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा के कारण अनेकों प्रभाव उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आप ये जानते हैं कि जब भी विद्युत धारा किसी तार में, जैसे कि कोई नाइक्रोम की तार है, या आपके पास कोई डिवाइस है, कोई यंत्र है जैसे कि हीटर है, इनसे जब धारा पास होती है तो वो हीट या जो ऊष्मा है उसे उत्सर्जित करती है। या हम ये कह सकते हैं कि हीटर के माध्यम से हमें ऊष्मा मिलती है, या हम ये कह सकते हैं कि हीटर से हमें तापीय प्रभाव मिलता है। तो यानी विद्युत धारा जो है तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है। इसी तरीके से जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे हमने ये देखा था कि अगर हम किसी कुंडली या कॉइल से धारा को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, वो कुंडली मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है और जो लोहे की चीजें हैं वो उनसे चिपक जाती है। तो यहाँ पर जो आपकी
कुंडली है, तार की जो कुंडली है वो क्या कर रही है, लोहे की चीजों को खुद से चिपका रही है, यानी यहाँ पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका लाइटनिंग इफेक्ट भी होता है। जब भी किसी धारा को हम किसी बल्ब से पास करते हैं तो वहां पे आपको लाइटनिंग इफेक्ट भी दिखाई देता है, जिससे आप जो है, जिससे आप क्या बोलते हैं, प्रकाश प्रभाव। ठीक है, तो अनेक प्रकार जो है प्रभाव होते हैं। इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे हमने दो ही प्रभाव पढ़े हैं, तापीय और चुंबकीय, तो आप इन्हीं दो को लिखेंगे। तो आप आंसर लिखेंगे सोल्यूशन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये आपके यहाँ पे आंसर है, आप इन्हें नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, when the current is switched on through a wire, a compass needle kept nearby gets reflected from its north-south position. Explain. जब किसी तार से धारा प्रवाहित के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपने उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है। स्पष्ट कीजिए। क्या कहा गया है, मान लीजिए आपके पास एक सर्किट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। अब क्या किया गया, इस तार के पास, ये जो तार है, एक हमने मैग्नेटिक कंपास लेके आए और हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक कंपास की जो सुई है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से विक्षेपित हो रही है। ठीक है, यानी वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपकी विद्युत धारा है वो आपके सर्किट से प्रवाहित हो रही है, सर्किट में आपके पास एक तार है उससे प्रवाहित हो रही है, और तार के पास रखे हुए कंपास की जो सुई है वो विक्षेपित हो रही है। अब जब क्या होता है, तार से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव आपके कंपास पे पड़ता है। कंपास की सुई एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और आप ये जानते हैं कि जब भी हम दो मैग्नेट को, दो चुंबक को पास पास लेके आते हैं तो हमें जो है कुछ डिफ्लेक्शंस दिखाई देते हैं। जैसे कि हमने ये पढ़ा है, जब भी हम दो चुंबक के नॉर्थ पोल को, उत्तरी ध्रुव को पास पास लेके आते हैं, या दक्षिणी ध्रुव को, यानी जो सेम ध्रुव है, एक समान जो ध्रुव है, उनको अगर हम पास पास लेके आते हैं तो क्या होता है, चुंबक एक दूसरे से दूर जाते हैं, यानी यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, रिपल्शन। वहीं अगर हम चुंबक के विपरीत ध्रुवों को, जैसे कि साउथ नॉर्थ या नॉर्थ और साउथ पोल को पास पास लेके आते हैं तो क्या देखते हैं, ये आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक चुंबक दूसरे चुंबकीय प्रभाव के पास आ रहा है, या उसके इफेक्ट में या उसके प्रभाव में आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर जो आपकी तार है वो भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ उत्पन्न करती है, और उस चुंबकीय प्रभाव का जो असर है वो आपके जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी सुई पर पड़ता है और वो डिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन का मेन कारण क्या है, मेन कारण ये है कि जो आपकी तार है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। इससे आपको ये पता चलता है, क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जब दो चुंबकों को पास में लाया जाता है तो वहां पे आपको कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन दिखता है। तो इसी तरीके से जब एक चुंबक जब दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाएगा, दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाएगा, तो वो भी इसी प्रकार का प्रभाव महसूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको एक उदाहरण दिया है, इसके माध्यम से हमें यही पता चलता है
कि जो आपका एक चुंबक है, चुंबक क्या है यहाँ पे, आपकी कंपास की निडल, वो जब आपके तार के पास आती है और डिफ्लेक्ट होती है, इसका अर्थ ये है कि जो तार है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है। ठीक है, तार क्या कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन से यही शो होता है। अब हम इसके आंसर को देख लेते हैं। सोल्यूशन, व्हेन द करंट इज स्विच ऑन थ्रू अ वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड अराउंड इट, हेंस वी सी रिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल केप्ट नियर बाय। जब एक तार के माध्यम से धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसलिए पास में रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देता है। तो क्या कहा गया है कि जब भी हम क्या करते हैं, तार को, ठीक है, आपकी तार जो है उससे धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब भी हम इस चुंबकीय क्षेत्र के पास कंपास नीडल को रखते हैं या कंपास को रखते हैं तो जो सुई है, जो कंपास नीडल है, उसमें विक्षेपण दिखाई देता है। ठीक है, और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपकी तार है उससे प्रवाहित होने वाला जो करंट है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, will the compass needle show deflection when the switch in the circuit shown by figure is closed? यदि चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाएगी? यानी आपको एक फिगर दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर हम इस सर्किट में जो है, जो स्विच है, ठीक है, स्विच को अगर हम ऑफ कर दें, ठीक है, स्विच को यहाँ पे हम ऑफ कर दें तो क्या यहाँ पे चुंबकीय सुई में विक्षेपण दिखाई देगा? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फिगर है। अब जब हमारा स्विच ऑफ की कंडीशन में होगा, जब हमारा स्विच ऑफ की कंडीशन में होगा तो क्या होता है, आपका सर्किट पूरा नहीं होता, यानी अपूर्ण होता है। अपूर्ण सर्किट होता है यानी आपके सर्किट से धारा प्रवाहित नहीं होगी, जिस कारण आपका जो यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास है उसमें किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन या विक्षेपण दिखाई नहीं देगा। वहीं अगर सर्किट ऑन कंडीशन में है तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो वो है, आपका जो स्विच है वो ऑन कंडीशन में है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका सर्किट पूरा होगा, पूर्ण होगा, और आपके जो यहाँ पे कुंडली है इससे धारा प्रवाहित होगी और यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो यानी जब ऑफ की कंडीशन होगी तो आपका डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, वहीं जब ऑन की कंडीशन होगी तो डिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ऑफ की कंडीशन के बारे में पूछा गया था, तो इस कंडीशन में आपका जो कंपास है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर आप लिखेंगे, नो कंपास नीडल डू नॉट शो डिफ्लेक्शन व्हेन द सर्किट इज क्लोज, यानी नहीं, कंपास की सुई किसी भी प्रकार का विक्षेपण नहीं दिखाएगी जब सर्किट पूरा होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट क्रिएटेड अंटिल करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। क्या कहा गया है कि जब तक सर्किट पूरा ना हो, जब तक सर्किट से धारा प्रवाहित ना हो, तब तक तार से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होगी। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्विच ऑफ की कंडीशन में है, इसलिए सर्किट से धारा प्रवाहित नहीं होगी, कुंडली से धारा प्रवाहित नहीं होगी, और आपका जो कंपास है उसमें किसी भी प्रकार का विक्षेपण या डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा। कि डिफ्लेक्शन कब दिखता है, जब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो आपकी चुंबकीय सुई है वो इंटरेक्ट करती है, जिस कारण डिफ्लेक्शन होता है।
तो यहाँ पे जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो किसी भी प्रकार का जो है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा, और ये जो प्रभाव है वो आपकी कंपास की सुई से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा और ना ही रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, नहीं, परिपथ बंद होने के पर कंपास सुई विक्षेपण नहीं दिखाती है। चुंबकीय क्षेत्र तब तक नहीं बनता जब तक कि परिपथ में धारा प्रवाहित ना हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर है, आपसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, बीच में गैप है, उन गैप्स को आपको भरना है, बताना है यहाँ पे आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका स्टेटमेंट, longer line in the symbol of a cell represents its dash terminal, यानी जो सेल का चिन्ह होता है, जो सेल का चिन्ह होता है, यहाँ पे आपको पता है दो लाइनें खींची जाती है, एक लाइन लंबी होती है, दूसरी लाइन छोटी और मोटी होती है। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जो इस सिंबल में, इस चिन्ह में लंबी लाइन होती है वह क्या दर्शाती है। तो बेसिकली सेल के चिन्ह में जो लंबी लाइन होती है वो धन टर्मिनल को, यानी पॉजिटिव टर्मिनल को दर्शाती है, यानी यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। Longer line in the symbol of a cell represents its positive terminal. अब इसी तरीके से अगर हम छोटी लाइन की बात करें तो छोटी लाइन किसे दर्शाती है, नेगेटिव टर्मिनल को, ऋण टर्मिनल को। और आप ये जानते हैं कि सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक धन और एक ऋण। तो धन टर्मिनल को कौन दर्शाती है, लंबी लाइन, और ऋण टर्मिनल को छोटी लाइन दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more cell is called a dash, यानी दो या दो से अधिक सेलों का जो संयोजन होता है उसे कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि जब भी हम दो या दो से ज्यादा सेलों को आपस में जोड़ते हैं, संयोजित करते हैं, तो हम इस कॉम्बिनेशन को, इस संयोजन को क्या कहते हैं। तो जब भी दो या दो से ज्यादा सेल आपस में जोड़े जाते हैं, इनका संयोजन होता है, इन्हें हम बैटरी कहते हैं। और आपको ये पता है कि जब भी बैटरी का निर्माण होता है तो किस तरीके से होता है, हम हमेशा दो या दो से अधिक सेलों के विपरीत टर्मिनल को आपस में जोड़ते हैं, तभी ये क्या करता है, बैटरी की तरह व्यवहार करता है, या बैटरी आपकी जो है करंट देती, ठीक है, या करंट सप्लाई करती है। क्योंकि ये क्या है, ये सोर्स है, ये क्या है, किसी भी परिपथ में जो है विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, बैटरी। ठीक है, एक नॉर्मल या सिंपल परिपथ जो होता है उसमें आपकी जो बैटरी होती है या सेल होता है, यही आपके ऊर्जा का स्रोत होता है। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है दो या दो से अधिक सेलों के कॉम्बिनेशन को, संयोजन को क्या कहा जाता है, इसे हम बैटरी कहते हैं। अगला आपका स्टेटमेंट है, व्हेन सर्किट इज स्विच ऑन इन अ रूम हीटर इट डैश, यानी जब भी एक कमरे का जो हीटर होता है, ठीक है, जब भी एक कमरे का जो हीटर है, रूम हीटर जो है, उसका जो है स्विच हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, जब भी हम कमरे में रखे हीटर का स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो करता है, और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो आपका रूम हीटर है वो तापीय प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी ऊष्मा उत्सर्जित करता है।
तो जब भी हम किसी भी रूम हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो वो क्या करता है, वो ऊष्मा उत्सर्जित करता है, यानी हीट को प्रोड्यूस करता है। तो आप लिखेंगे प्रोड्यूसेस हीट। नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। अगला स्टेटमेंट है द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ। वह सुरक्षा युक्ति जो कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के ऊपर कार्य करती है, ऐसी युक्ति को क्या कहा जाता है, ऐसे डिवाइस को क्या कहा जाता है। बेसिकली जब हम तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि जब भी किसी तार, जैसे कि आपकी नाइक्रोम की तार हो गई, उससे धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जन होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब इसका उपयोग जो है, या इस कॉन्सेप्ट का उपयोग सेफ्टी डिवाइस में किया जाता है, जिसका नाम है आपका फ्यूज। आजकल फ्यूज की जगह एमसीबी ने ले ली है। बेसिकली जो फ्यूज होते थे उनका क्या कार्य होता था, उसमें हम एक ऐसे विशेष धातु की तार का उपयोग करते थे जो अधिक धारा के कारण पिघल जाता है, यानी जैसे ही करंट एक लिमिट से ऊपर बहेगा तो क्या होगा, ऊष्मा के कारण या ताप के कारण वो तार गल जाती थी और सर्किट को तोड़ देती थी। तो यहाँ पर जो आपके सेफ्टी डिवाइस हैं, जो हीटिंग इफेक्ट या तापीय प्रभाव के ऊपर निर्भर करते हैं या उसके ऊपर कार्य करते हैं, उस सेफ्टी डिवाइस का नाम क्या है, फ्यूज। ठीक है, तो फ्यूज क्या है, एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति है, सेफ्टी डिवाइस है, जिसका उपयोग घरों में किया जाता है और यह तापीय प्रभाव के ऊपर कार्य करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, एस इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। यानी यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए गए हैं, अगर यह कथन सही है तो इसके आगे टी लिखिए, यानी ट्रू या सत्य, और अगर गलत है तो फॉल्स यानी एस आपको लिखना है। फॉल्स यानी असत्य। तो सबसे पहले हम पहले कथन की ओर चलते हैं। तो पहले कथन में क्या कहा गया है, टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल। क्या कहा गया है कि जब भी हमें बैटरी का निर्माण करना होता है, जब भी हमें दो सेल से जोड़कर बैटरी का निर्माण करना होता है, तो एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को हम दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। क्या कहा गया है, मान लीजिए सेल है आपका, इस सेल को अगर हम दूसरे सेल से जोड़ें और दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं, तो क्या यह सेल बैटरी की तरह कार्य करता है। ये कह रहे हैं कि ऐसा करके बैटरी की तरह कार्य, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप जानते हैं जब भी हम सेलों के संयोजन से बैटरी बनाते हैं तो हमेशा हमें जो है विपरीत टर्मिनलों को आपस में जोड़ना होता है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है आपका, असत्य है, गलत है या फॉल्स है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एफ या फॉल्स लिखें। ठीक है, नोट करेंगे इसे। अगला प्रश्न है आपका, when the electric current through the fuse exceed a certain limit, the fuse wire melts and breaks। ठीक है, क्या कहा गया है, जब भी किसी फ्यूज से धारा एक लिमिट को क्रॉस कर देती है तो फ्यूज की जो तार है वो पिघल जाती है और सर्किट को ब्रेक कर देती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो फ्यूज होता है, जैसे कि हमने बात की, फ्यूज में जो तार होती है एक विशेष प्रकार की तार का उपयोग किया जाता है जिसका जो है गलनांक कम होता है, जिस कारण जैसे ही धारा एक लिमिट को क्रॉस करती है तो ये जब इससे पास होता है तो आपकी जो सर्किट की जो यहाँ पे फ्यूज की तार है वो गल जाती है, पिघल जाती है या मेल्ट हो जाती है और
वो टूट जाती है, जिस कारण क्या होता है, आपका सर्किट बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज टू सेपरेट प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हिप? एक्सप्लेन। आपको ये बताना है कि क्या आपको लगता है कि विद्युत चुंबक का उपयोग हम किसी कूड़े के ढेर से प्लास्टिक के बैग को हटाने में कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, आपको इसको होमवर्क से करके आना है। तो ये आपका होमवर्क है, इसे आप होमवर्क से करके आएंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, इसके कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। एक प्रश्न को मैंने आपके होमवर्क से दिया है, इसे आपको होमवर्क से करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जितना आज आपको पढ़ाया गया है, जितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, इन्हें आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।